नमस्कार। सत्य हिंदी पे शरद की दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हमारे इस इंटरव्यू में एक खास मेहमान है हमारे साथ आज। उत्तर प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार। ये इन्होंने इस विभाग में जब से आए हैं, कई नायाब इनिशिएटिव्स लिए हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है जिसका नाम रखा है इन्होंने निरामया मिशन। निरामया मिशन के पीछे उद्देश्य है लोगों को निरोगी बनाने का। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कितनी बड़ी समस्या है रोग की, इलाज की और अस्पतालों के में इलाज के अभाव की। इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने एक ऐसा ये जो मिशन निरामया यहाँ पे स्टार्ट किया, उसके पीछे ये देखा गया और ये सोच इसके पीछे ये थी कि लोगों को निरोगी कैसे बनाया जा सकेगा। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है, वो होता है नर्सेस का। अस्पतालों में अगर नर्सेस की कमी हो जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी हो जाए, डॉक्टरों की तो कमी दूर हो जाती है, लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ और खास तौर से नर्सेस की कमी पूरी नहीं हो पाती। और यही वजह है कि लोग अस्पतालों में जिस काम के लिए जाते हैं, अपने इलाज के लिए, निरोग होने के लिए, वो उन्हें नहीं मिल पाता। और इस तरीके का जो मिशन मेरा ख्याल उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ, जिससे कि ये उद्देश्य लेके चलें और उसमें ये देखा जाए कि किस तरीके से कैसे मरीजों को सही किस्म का इलाज मिल सके। उसमें ज़ाहिर है कि नर्सेस की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, नर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है, उनको सही तनख्वाहें मिल पाती हैं कि नहीं और जॉब्स। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में नर्सेस की बहुत कमी रही है, जिसकी जो एक बहुत बड़ी वजह रही है, लोगों का इलाज ठीक से नहीं हो पाने में। इसी पर्पस से हम जो है इनको आज आलोक कुमार को अपने साथ हम लाए हैं और ये हमें बताएँगे कि किस तरीके से इनको उनको ये आइडिया आया। आप ज़रा पहले तो हम यही समझना चाहेंगे, कैसे आपको ये ख़्याल आया? क्योंकि इतने सालों से चल रहा है और हमेशा हम लोग एज़ जर्नलिस्ट लिखते रहते हैं कि बड़ी दुर्दशा है मरीज़ों की, क्योंकि कहीं पता लगता है, कहीं डॉक्टर की कमी अगर पूरी भी हो जाती है, वो भी मुश्किल काम है, लेकिन नर्सेज़ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो एक कंटिन्यू ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है, वो फुलफ़िल नहीं हो पाता। तो ये कैसे आपको ख़्याल आया कि सबसे पहले नर्सेज़ की कमी पूरी की जाए? चलो जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया। अ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई सारे इसमें कारक रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे भारत सरकार और प्रदेश सरकार ने पिछले 5-6 वर्षों में स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी फ़ोकस किया है और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। अगर आप हुँ, देखेंगे हुँ। तो पिछले 5 वर्षों में 2017 से 2022 में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की संख्या दोगुनी कर दी, डबल। और जो अगले 2 सालों का और हम देखें जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है अभी, जो मुझे लगता है कि इस साल और अगले साल संचालित हो जाएंगे, तो ये संख्या 3 गुनी हो जाएगी। यानी वी हैव ट्रिपल 3 गुना हमने डॉक्टरों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। जो हुँ, विश्व हुँ, हुँ। स्वास्थ्य संगठन है उसका नहीं, डॉक्टरों मानक की संख्या में बढ़ोतरी करी या मेडिकल कॉलेजेस के नंबर्स में गिनती बढ़ाई है? दोनों हम देखें, अगर नंबर ऑफ कॉलेजेस के टर्म्स में देखें तो वो 2 टाइम्स हैव ऑलरेडी बिकम ऑपरेशनल, वो हो चुके हैं स्थापित। हुँ, हुँ। और जो कंस्ट्रक्शन में है वो संख्या 3 गुनी हो जाएगी। और अगर हम सीट्स की संख्या के टर्म्स में भी देखें तो वो भी लगभग डबल हो चुकी है और लगभग ट्रिपल हो जाएगी। सो वेदर यू लुक एट इट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ आप चाहे उसको कॉलेजेस की संख्या के हिसाब से देखें या सीटों की संख्या से देखें, लगभग मोटे तौर पे आंकड़ा वही है। अब जब हाँ, हम चलिए। नहीं, चलिए आप बताइए। हाँ, अब जब हम इन मेडिकल कॉलेजेस के लिए रिक्रूटमेंट करने गए, तो हमें समझ में आया कि जितनी संख्या में हमें नर्सेस चाहिए, उतनी संख्या में नर्सेस नहीं मिल पा रही।
उदाहरण के तौर पे पिछले साल हम लोगों ने लगभग 4,500 नर्सेस के लिए वैकेंसीज एडवर्टाइज किया पब्लिक सर्विस कमीशन में, और हमें सिर्फ 3,000 नर्सेस प्राप्त हुई। तो हमने उनसे जबकि 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था, जबकि 1 लाख 1 से लाख से ज्यादा। ज्यादा नर्सेज ने अप्लाई किया था। तो उसमें ये समझ में आया कि बहुत सारी संख्या में नर्सेस हैं, लेकिन उनके स्किल का या ज्ञान का स्तर इस लेवल का नहीं है कि वो यूपीएससी के मानकों पर खरी उतरे। तो इस बात से बात आई कि कहीं ना कहीं अभी हमारे क्वालिटी का गैप है। एक तो ये बात आई। दूसरा हमारे पास ये आया कि अगर हम देखें 2021 के नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के आंकड़े, तो उत्तर प्रदेश में अभी प्रति 1000 आबादी 0.6 नर्सेस हैं। माने 1000 का हम आबादी लें तो एक से भी कम नर्स है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन में मानक जो है 1000 की आबादी पर 1 डॉक्टर और 3 नर्स का होता है। तो हमने डॉक्टरों की संख्या तो बढ़ा दी, तो नर्सेस की संख्या अगर हम और साथ-साथ तमाम नहीं। स्टेट्स ऐसी हैं, सभी तमाम स्टेट्स हैं जहाँ पे कहीं ज्यादा है इससे। सदर्न स्टेट्स में जो रेशियो है वो कहीं बेहतर है इससे। जैसे आप देखेंगे कि केरल में, जो कि नर्सिंग का एक तरीके से नर्सरी माना जाता है, वहां पे 9 नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे से 15 गुना ज्यादा। तमिलनाडु में ये 5.5 के आसपास है, लगभग हमारे से 10 गुना ज्यादा। तो नॉर्थ इंडिया में हम लोग का ये विचार आया कि उत्तर प्रदेश को क्यों ना नर्सिंग के क्षेत्र में एक हब बनाया जाए। और तीसरा जो इसका कारक रहा है साहब, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड में जब हम लोग वेव्स को जूझ रहे थे, तब हमें समझ में आया कि केवल स्पेशलिस्ट के आधार पर हम इस स्वास्थ्य व्यवस्था को एक अच्छी और उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बना सकते। अगर आप सामान्य तौर पर देखें कि एक पेशेंट के एक्सपीरियंस को देखें, किसी हॉस्पिटल में आप भर्ती होते हैं, अगर 24 घंटे में 23 घंटा 45 मिनट आप नर्सेज और पैरामेडिक्स के केयर में रहते हैं, सिर्फ 15 मिनट से 20 मिनट स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको देखने आता है। तो यद्यपि हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में बढ़ोतरी की, उसके अनुपात में जो नर्सिंग कॉलेजेस में जो इंक्रीज होना चाहिए था वो नहीं था। और जो हम प्रोडक्शन कर भी रहे हैं, उनकी गुणवत्ता कैसी है, ये भी एक चिंता का विषय था। तो इन्हीं 2 चिंता को, और जैसा कि लेकिन उसके पीछे तो ये भी रहा होगा ना, क्योंकि जब आपने खुद बताया कि जब आपने 4,500 वैकेंसीज निकाली और 3,200 कुछ भर्ती हो पाई, क्योंकि सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। जो आए थे लाख से ज्यादा एप्लीकेशन, वो काबिलियत उनमें कमी थी, उनकी क्वालिफिकेशन में कमी थी, एक्सपीरियंस में कमी थी। तो वजह तो एक ये भी रही होगी ना कि अवेलेबिलिटी नहीं। तो देखिए, ऐसा है कि अगर आप देखें जो हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल के मानक हैं, साहब, जो भी एनएम हो, जनरल नर्स मिडवाइफ हो, या जिसने भी बीएससी का काम पूरा किया है, बीएससी और जीएनएम 2 कोर्सेज हैं। जीएनएम इस 2 साल का कोर्स है प्लस 1 साल की ट्रेनिंग है। बीएससी जो है 3 साल का एकेडमिक कोर्स है और 1 साल की इंटर्नशिप है। तो ये हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन रहता है मेडिकल कॉलेज के नर्स के अपॉइंटमेंट। तो इसमें हम संख्या, हाँ, तो इसमें हम लोग जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक बार वो रजिस्ट्रेशन करा लेती हैं अपना, तो वो अधिकृत हो जाती है नर्सिंग प्रोफेशन को करने के लिए। अगर हम सरकार में नहीं नौकरी देंगे तो किसी ना किसी प्राइवेट संस्थान में वो नौकरी कर रही है, वो नौकरी कर रही है। लेकिन जब हम उनको एसेस करते हैं उनके नॉलेज पे और स्किल पे, तो हमें पता चलता है कि ये गैप है, क्योंकि सरकार में अच्छे पे देते हैं हम लोग, तो बेस्ट टैलेंट हमारे पास आता है। तो हमारे पास भी जब हम अच्छी पे के साथ जाते हैं, जैसे आप अगर देखेंगे सामान्यतः स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 20,000 से 25,000 के बीच में है एक नर्स, और सरकार में ये 45,000 से 50,000 के बीच में है। सो इट इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और उसके बावजूद भी हमें सफिशिएंट नंबर नहीं मिली, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि साहब, स्वास्थ्य व्यवस्था, और ये कोविड में बार बार प्रूव भी हुआ कि स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी अगर हम कहें किसी को, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रोफेशन को। तो ये, और वैसे भी मैंने जो देखा है, जो यूएस वगैरह में इनको हेल्थ केयर वर्कर्स कहा जाता है, और अधिकतर अस्पतालों की जो रनिंग है, जो पेशेंट केयर है, वो यही नर्सेज ही करती हैं वहां पे।
सर यूके में इनको नर्स प्रैक्टिशनर्स कहा जाता है और यूएस में भी नर्स प्रैक्टिशनर कहा जाता है, और 95% ऑफ द पेशेंट्स in at the level of nurses, only 5% of the patients go to the super specialist. But नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आप बता रहे थे, जो सैलरीज के बारे में आलोक जी, जो सैलरीज के बारे में बता रहे थे, वहां जो मेरी जानकारी है उसमें, क्योंकि अधिकतर अपॉइंटमेंट्स कुछ पिछले कुछ वर्षों में आउटसोर्सिंग पे होने लगे हैं, तो इनकी तनख्वाहें, आप तो कह रहे हैं वो रेगुलर की तो तनख्वाहें हैं, लेकिन क्योंकि आउटसोर्सिंग में इतनी ज्यादा कम तनख्वाहें दी जाती हैं, बहुत ही ज्यादा बैडली अंडरपेड है, इस वजह से भी तो नहीं आती होंगी सरकारी अस्पतालों में। नहीं, देखिए, हम आउटसोर्सिंग कम से कम सरकार, अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, हम आउटसोर्सिंग पे इसलिए जाते हैं कि जो रेगुलर पोस्ट हैं वो हम भर नहीं पा रहे। अब हम लोगों ने रूटीन बना लिया, और जब नए मेडिकल कॉलेजेस खुले तो हम लोगों ने लगभग 80,000 नए पद हमने सृजित किए हैं पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि जब नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो उनकी स्टाफिंग होगी तो उसमें नर्सेज का भी पोस्ट है, और उसमें 80,000 में लगभग 15,000 पोजीशंस नर्सेज की है। और हमारे ये है कि कार्डर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से हम उसको 20% करके 3,000 नर्सेज हर साल भरेंगे। तो ये तो पहले साल की मैंने आपको बताया, वो पुराने बैकलॉग भी कुछ होंगे और ये जो हमने कुछ होंगे, तो इसीलिए 4500 का है। ये क्या, जितने आपने मेडिकल कॉलेजेस जोड़े हैं, एक मिनट में, जितने आपने मेडिकल कॉलेजेस जोड़े हैं, क्या उनमें, क्यों कई जगह जिला अस्पतालों को अपग्रेड कर दिया गया है, इस तरीके से नई नई बिल्डिंग्स बन गई हैं, लेकिन क्या उस प्रोपोर्शन में जितना रिक्वायरमेंट है नर्सेस का, वो इनसे पूरा हो रहा है जी, या अभी भी इसमें शॉर्टफॉल है, जो आपने जो एस्टिमेट? वही मैंने आपसे अर्ज किया कि ऑर्डर मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने ये 80,000 नियुक्तियां, मान लीजिए 15,000 या 20,000 हमें नर्स करना है, तो एक ही साथ हम सबको भर लेंगे तो ना तो हम उनको ट्रेन कर पाएंगे प्रॉपर, ना उनको मेंटर कर पाएंगे प्रॉपर जॉब पे। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि इन पेशेंट्स को अगले 5 सालों में 20% करके भर। तो पहले साल की जो मैंने आपको बताई, वो पिछले साल का जो एक्सपीरियंस था, वो इस साल का फिर जो एक्सपीरियंस है, इस साल भी हम लोगों ने लगभग 3,000 नर्सेज भर्ती की हैं, और इस साल हमें सब मिल गई है, जितने हमें मिलनी थी इस बार पूरी मिल गई है। इस बार जो हमने एडवर्टीजमेंट निकाला, इसी में ऐसा नहीं हुआ कि वो पद खाली रहे। तो बात मैं फिर वापस आता हूं कि 3 चीजों से हम लोग लगे। पहला तो जो रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस था, दूसरा जो हमारे एक्सपेंशन हुआ मेडिकल कॉलेजेस में और उसमें हमें पदों को भरने की आवश्यकता पड़ी, तो उसमें जो एक्सपीरियंस आया, और तीसरा कि जब कोविड में हमें महसूस हुआ कि भाई नर्सिंग कार्डर का बहुत बड़ा महत्व है, और चौथा जब हमने अपने आप को बेंचमार्क किया अन्य राज्यों के हिसाब से, तो इन 4 चीजों पे फिर ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि भाई हमें उत्तर प्रदेश को नॉर्थ इंडिया का कम से कम केंद्र बनाना चाहिए नर्सिंग और पैरामेडिकल, क्वालिटी नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रोफेशनल की, और इसी सोच के साथ मिशन निरामया का शुभारंभ किया। राइट। नहीं तो फिर उसके बाद जिस तरीके से आपके पास क्या, जो मेडिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, वो तो इतने नहीं थे और ना ही अप टू द मार्क रहे थे, तो वो कैसे, उनको कैसे अपग्रेड कराया या उनमें सीटें बढ़ाई या नए कॉलेजेस खुलवाए? तो इसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहला कि ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस है, इट्स नॉट अ वन शॉट थिंग कि आप क्वालिटी को सडनली यहां से वहां पहुंचा दें। तो इस मिशन निरामया के करीब 7 अवयव हैं, 7 आइटम्स हैं उसमें, और ईच आइटम पे हम जो काम किया है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, आपकी जो व्यूअर्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जो बच्चे नर्सिंग में आ रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि अगर हम इनपुट पे ही अच्छे लोग नहीं देंगे तो हम उनको मेडिकल नहीं अच्छे। तो एक चीज जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यदि हम देखें, नर्सिंग और पैरामेडिकल क्षेत्र में सरकार का इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। अगर हम इस तरीके से देखें कि आज की डेट में एमबीबीएस की 8,300 सीटें उत्तर प्रदेश में,
जो पिछले साल एडमिशन हुआ नीट, उसमें सरकार का शेयर लगभग 50% है, यानी 4000 सरकार के पास है, लगभग 4500 के आसपास प्राइवेट में, 50-50 है। नर्सिंग में ये 2:98 है, यानी कि अगर 100 बच्चे निकल रहे हैं नर्सिंग में, तो केवल 2% सरकारी कॉलेजेस से निकल रहे हैं, 98% प्राइवेट कॉलेजेस से निकल रहे हैं। तो चूंकि हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में नर्सिंग में सरकारी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अनलाइक मेडिकल कॉलेजेस में जहां पे हमने सरकारी इन्वेस्टमेंट किया और एक प्लान की तरह हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान लेकर के चले, वैसा हमारे नर्सिंग कॉलेज के ऊपर कोई फोकस नहीं था और पैरामेडिकल कॉलेज पे भी ऐसा फोकस नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिशन मेरामिया में एक काम हम लोगों ने ये किया, 2021 में जब हमने प्रारंभ किया था इस प्रोग्राम का, हमारे पास 35 मेडिकल कॉलेज थे और सिर्फ 5 बीएससी नर्सिंग कॉलेज थे। जबकि आपको मैं पुनः याद दिला स्मरण कराना चाहूंगा कि मानक ये है कि एक डॉक्टर पे 3 नर्स होना। तो यानी कि अगर हमारे 35 मेडिकल कॉलेज है तो 105 नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए, लेकिन था क्या 35 मेडिकल कॉलेज और सिर्फ 3 नर्सिंग कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, उल्टा था, रेशो उल्टा था। अब हमने एक काम तो ये किया कि सरकारी इन्वेस्टमेंट से तो अब हम लोगों ने 5 कॉलेज को बढ़ा के 22 कॉलेज पे ले आए, 17 कॉलेज हमने पिछले 2 सालों में खोले। और अगर आपको ध्यान होगा इस साल की बजट में भारत सरकार ने भी इस स्कीम को अडॉप्ट कर लिया है और हर मेडिकल कॉलेज के साथ को-लोकेटेड नर्सिंग कॉलेज का निर्णय कर लिया। नहीं, जब मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे थे, जब ये अब या चाहे अपग्रेड करके या हर जिले वाला जो प्लान बना, तब साथ में नहीं सोचा गया कि नर्सेस की भी जरूरत पड़ेगी, या आफ्टर थॉट हुआ? अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे नहीं था, नहीं ये सोचा गया, क्योंकि और ये हमारी सामाजिक विडंबना है कि जब हम हेल्थ के बारे में सोचते हैं, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, तो सीधा उसको डॉक्टर से कनेक्ट करते हैं। जो उसके वाली जो और व्यवस्थाएं हैं, यानी कि नर्सिंग और पैरामेडिक्स, वो बहुधा पृष्ठभूमि में रह जाते हैं। और खासकर जब मेडिकल कॉलेज के बारे में सोचते हैं तब तो और जरूरी है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ट्रीटमेंट और स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है, जहां पे पैरामेडिक्स का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। वहां गंभीर रोगी भी आते हैं, तो नर्सिंग केयर की क्वालिटी और बेहतर स्तर की होनी चाहिए। तो जब हमने इसके ऊपर मंथन किया, तब हमने पाया, और कोविड में भी एक बहुत बड़ा अनुभव हुआ, अल्टीमेटली वही नर्सेज और पैरामेडिक्स वार्ड में जा जाके जब हमारे सारे हॉस्पिटल्स फुल हो जाते थे, तो वो स्पेशलिस्ट के बियॉन्ड चले जाते थे, उनके पास इतना समय नहीं होता था, इतने संख्या में स्पेशलिस्ट भी हमारे पास नहीं है कि हम सारे पेशेंट्स का केयर स्पेशलिस्ट के थ्रू कर पाए 24 घंटे। तो इसीलिए ये जरूरी है, एंड यही इस मिशन मेरामिया की परिकल्पना यही है कि एक अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अच्छी संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाली नर्सेज और पैरामेडिक्स की चाहिए। और शरद जी, एक और आपको बात बताना चाहूँ कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, और यहाँ पे दूसरी तरह की स्थिति कि हमारे पास पद हैं और हमें क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा आप देखें सर, हाँ, अगर आप विश्व में देखें, नर्सिंग इज द बिगेस्ट पासपोर्ट टू माइग्रेशन अब्रॉड। आज की डेट में साहब यूके में 1.5 लाख नर्सेज शॉर्टेज है, कनाडा में 1.5-2 लाख नर्सेज शॉर्टेज है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, जापान में जहां एजिंग सोसाइटीज हैं, उनके यहाँ हर घर में एक नर्स की जरूरत की आवश्यकता है। तो अगर हम इंटरनेशनल और नेशनल एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देखें, और तीसरी बात मैं आपको बता दूं, जो भी नर्स जिस भी गुणवत्ता की निकल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज ओनली 7%। और वो 7% क्यों है? केवल जो एएनएम्स है, एक लेवल लोअर जो है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ कहते हैं, उस लेवल पे, क्योंकि वो ज्यादातर सरकार में यूज है, उस लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट है। आज की डेट में शरद जी आपको बताता हूं कि जीएनएम और बीएससी कोई भी नर्सिंग लड़की या लड़का जो उससे पास किया हो, एक भी व्यक्ति अनएम्प्लॉयड नहीं, हर आदमी के पास एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक रोजगार का भी बहुत बड़ा साधन है, और ना केवल उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इसकी शॉर्टेज है और विदेशों में भी इसकी शॉर्टेज है। तो जो मैं कभी कभी इस तरीके से कहता हूं उसको कि जो हाल आईटी उद्योग का 2000 के आसपास था, जब Y2K प्रॉब्लम आया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड का एक बहुत जबरदस्त उछाल आया था, वही हालात आज हेल्थ सेक्टर में है, और ये 20-22 साल ये चलेगा।
तो मुझे एक चीज बताइए कि क्या ये प्रॉब्लम इस वजह से आई है कि वर्ल्ड ओवर इंक्लूडिंग इंडिया ये समस्या लोगों ने ये असेस ही नहीं किया कि नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और होने चाहिए। इस वजह से कि नर्सिंग करियर को कोई अडॉप्ट ही नहीं कर रहा था, क्योंकि हर जगह अगर कमी है तो इसकी वजह यही होगी कि भाई नर्सेज और नहीं अगर जा रही तो उसके भी कारण होंगे। तो इनमें क्या आपने कोशिश करी जानने की कि क्या कारण है कि नर्सेज बनना ही नहीं चाहती है नर्सेज? देखिए, इसमें दोनों बातें जैसा कि आप समझते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स स्टोरी है। जहां तक उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, जो हमारे लोकल परिवेश में नर्सिंग में अधिकांशतः महिलाएं जाती हैं हाँ, और पहले कुछ कुछ हमारे यहाँ सोशल टेबूज भी रहते थे कि हमारे लोग अपनी बच्चियों को इस प्रोफेशन में जाने देना पसंद नहीं करते। तो एक वो वंदना की बात हुई थी। दूसरा कि अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो नर्सिंग प्रोफेशन को वो स्थान नहीं मिला जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को मिला। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक छोटी सी चीजों से समझाने की कोशिश करता हूँ। 8,000 एमबीबीएस वैकेंसीज के लिए उत्तर प्रदेश में 1,80,000 एप्लीकेशन मिलते हैं। 12वीं पास बच्चे, इसमें भी वही क्लासिफिकेशन 12वीं पास जो बायोलॉजी से है। और नर्सिंग में, बीएससी नर्सिंग में हमारे पास 15,000 पोजीशन के लिए पिछले साल मात्र 21,000 एप्लीकेशन। तो एक नर्सिंग को एस्पिरेशनल कैरियर के रूप में अभी तक देखा नहीं गया कि ये थोड़ा टफ प्रोफेशन है, क्योंकि कई घंटे की ड्यूटी रहती है, रात भी हो सकता है, दिन भी हो सकता है, इमरजेंसी भी हो सकता है। तो उस कारण से भी लोग जो पे हम देते हैं यहाँ पे नर्सिंग को एज कंपेयर टू व्हाट अ डॉक्टर गेट्स, तो उसके हिसाब से भी थोड़ी सी, इसलिए भी इतनी आकर्षण नहीं है। और जो कैरियर प्रोग्रेशन के चांसेस हैं नर्सेस के लिए, नहीं, वेजेस तो सैलरीज तो बहुत ही कम है, उसके तो कोई कंपेयर डॉक्टर से तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो कभी ये चीज दिमाग में नहीं आई लोगों के कि उनकी करियर अगर अट्रैक्ट करना है तो करियर को थोड़ा और बेटर बनाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स। तो जब ड्यूटी बहुत लंबी है, आप खुद ही कह रहे हैं, और तनख्वाह सही है नहीं, तो उसको तनख्वाहें बेटर करने के लिए क्या किया गया? आप ये जान के ताजुब करेंगे कि जो नर्सिंग का कैरियर प्रोग्रेशन है हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था में, वो बहुत बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, नंबर एक। लेकिन अगर आप आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कोर में देखेंगे, जो आर्मी नर्सिंग कोर है, वहां पे जो नर्सिंग प्रोफेशनल ज्वाइन करता है वो मेजर जनरल के रैंक तक चला जाता है, ब्रिगेडियर हाँ, तक तो बिल्कुल। अधिकांश। तो हमारे यहाँ अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग व्यवस्था है। तीसरा कि आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट में नर्सेस को इन्वॉल्व किया जाता है। सारे डिसीजंस स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लेते हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वही होंगे, जो भी उनकी कमिटीज होंगी सब डॉक्टर्स ही रहेंगे। तो जितना हमें नर्सिंग प्रोफेशन को अपने स्वास्थ्य व्यवस्था में चलाने के लिए यूज करना चाहिए था, उतना हमने नहीं किया है। अगर आपको देखेंगे यूके में एक नर्स की सैलरी अगर यहाँ के कंपैरिजन में देखें तो वो 4 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ देते हैं। हम लोग यहाँ पे 50,000 60,000 रुपए देते हैं। नर्सेज में स्पेशलाइजेशन की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे। तो जैसे नर्स है वो गायनी वार्ड में भी लग सकती है, वो क्रिटिकल केयर में भी लग सकती है, वो इमरजेंसी में भी लग सकती है। अन्य देशों में उनके लिए अलग पोजीशंस है, सुपर स्पेशलिटी और स्पेशलिटी पोजीशंस हमने क्रिएट कर रखी है। तो इस इस प्रोफेशन पे कभी भी हम लोगों ने बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, और यही तो कारण अब है क्या कि इसमें इन लाइन्स में कुछ सोच रहे हैं आप करने को यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट, जो इतना इनिशिएटिव लिया तो इनकी सैलरीज इंप्रूव हो और इनके प्रमोशनल एवेन्यूज हो, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का। और यही वजह है कि वहां एक डिग्निटी है, रैंक की वजह से एक बड़ी डिग्निटी दी जाती है उन्हें, काम वो उनका वही है, लेकिन उसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहां जा रही हैं। हाँ, पर उनका जो मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बहुत गंभीर रोल होता है। तो वहां के अगर आप किसी डॉक्टर से बात करिए तो वो ऑलमोस्ट इक्वल टर्म्स पे काम करते हैं विद द डॉक्टर। यहाँ राइट। पे सब सिविल सेटअप में इट इज अ सबऑर्डिनेट सुपीरियर। नर्सेस आर मेंट टू फॉलो।
तो ये नहीं तो इसके लिए क्या कर रहे हैं? इसको इस प्रथा को चेंज करने के लिए आपने कोई इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आप इतनी रेवोल्यूशनरी चीजें कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि नहीं उसमें? इसमें देखिए थोड़ा वक्त भी लगेगा। अगर आप देखेंगे तो अभी तक हमारे केवल जो नर्सरी ज्यादातर जीएनएम लेवल पे आती थी, जीएनएम पे वो नॉन साइंस बैकग्राउंड से भी आ सकती थी। तो मेडिकल टर्म समझने में उनका वो कॉन्फिडेंस डेवलप करने में कि वो इक्वल टर्म्स पे बात कर सकें। हाँ। अब हम लोग क्या किया है, एक तो हमने क्या किया है कि जीएनएम को बीएससी में परिवर्तित करने के लिए एक हमने ब्रिज कोर्स इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है पोस्ट बेसिक बीएससी कोर्स। कि आप जीएनएम है, आपको बीएससी लेवल पे लाने के लिए 1 साल का एडिशनल कोर्स की व्यवस्था की है। सो जो हमारी पहले निकल चुकी हैं, जो जीएनएम होके निकल चुकी हैं, मार्केट में हैं, उनको हम कैसे अपग्रेड करें। दूसरा जो स्पेशलाइजेशन की बात है, स्पेशलाइजेशन तब होगा जब वो बीएससी से ऊपर जाके एमएससी में जाए, तभी वो आप स्पेशलाइजेशन करते हैं। अभी स्थिति क्या है कि जो बच्चियां इस प्रोफेशन में आती हैं, वो लोअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती हैं। उनके लिए नौकरी महत्वपूर्ण है, डिग्री महत्वपूर्ण नहीं। तो वो अर्लीस्ट ओकेजन पे, अर्लीस्ट पे वो नौकरी में लग जाना चाहती। तो बहुत, अगर आप देखें, हमने पिछले अपने जो एमएससी में एडमिशन है उसका मैंने स्टडी किया, तो ये पता चलता है कि 50% ऑफ द सीट्स भरती ही नहीं। मतलब देयर आर नो टेकर्स फॉर एमएससी। जबकि अगर हम पीजी डॉक्टर्स में साइड में जाके देखें तो वहां मारामारी लगी रहती है। हर व्यक्ति चाहता है कि किसी तरीके से हमें पीजी और सुपर स्पेशलिटी में एडमिशन मिल जाए। सारे डॉक्टरों को छाड़ देते हैं। तो ये नर्सिंग में जब तक हम स्पेशलाइजेशन नहीं प्रमोट करेंगे और स्पेशलाइजेशन के साथ साथ उनके लिए वो पोजीशंस क्रिएट करेंगे, तो ये एक थोड़ा सा लंबा कार्यक्रम है। बट तो इमीडिएट हम क्या कर सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, अगर आप मुझे अनुमति दें। हाँ बिल्कुल। आप देखिए कि हमें ब्राइट स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 2 काम हमने इसमें किया है निरामिया के अंतर्गत। पहला कि जैसे नीट एग्जाम होता था फॉर डॉक्टर्स, उसी तरीके से हमारा जो हेल्थ यूनिवर्सिटी है, हमने अब मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन बिना उस एग्जाम के थ्रू ना, और ये स्टेट लेवल पे हम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। पिछले साल इसमें हमें 21,000 एप्लीकेशंस मिले थे, इस साल हमें 59,000 एप्लीकेशंस मिले। तो वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हमने एक और कार्यक्रम किया। हमने जितने 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, हमने लगभग 3.5 लाख बच्चों से जो साइंस विधा में पढ़ रहे हैं 11th और 12th, जो हमारा टारगेट ग्रुप है, एक स्कूल में हम लोग गए और हम उनको काउंसिल कर रहे हैं कि भाई नर्सिंग में बहुत बड़ा प्रोफेशन है। आप अगर देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में इतना नर्सिंग में तो फिर भी कुछ थोड़ा सा जागरूकता आ रही है। पैरामेडिकल के लिए तो बिल्कुल ही जागरूकता नहीं। उनको नहीं समझ में आता कि बच्चों को अगर हम इसमें देंगे तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो दूसरा काम हमने ये किया। तीसरा काम हमने ये किया कि साहब देखिए, अगर हमें अच्छी क्वालिटी के लोग चाहिए, तो एक तो हमने एंट्री लेवल पे स्क्रूटनाइज कर लिया और ऐसे लोगों को ही सिलेक्ट किया जो उस लायक। तो पिछले बार जब पहली बार हमने ये इंट्रोड्यूस किया, ऑलमोस्ट 30% पोजीशंस कॉलेजेस में नहीं भर्ती हुई, क्योंकि जब आप ब्राइट बच्चों को भर्ती करेंगे तो वो अच्छा कॉलेज भी ढूंढेंगे। जब वो जाके देखते हैं कि कॉलेज की स्तर ठीक नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमने डिमांड क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन की बढ़ा। दूसरा जो हमने काम किया कि जिनको हम लाइसेंस दे रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये पास है, नर्स होने लायक है, उनकी एग्जामिनेशन अगर फेयर नहीं हो, पारदर्शी ना हो, तो फिर सभी को डिग्री मिल जाती है। सभी को डिग्री मिल जाती है तो कोई आदमी मेहनत करने की और कोई इंस्टीट्यूट को भी मेहनत करने की इंसेंटिव नहीं होती। तो इस बार हम लोगों ने क्या किया कि हमने लाइव कैमरे के अंदर एग्जाम करवाया, और उससे क्या हुआ कि जो पास रेट्स 90% हुआ करते थे वो घट के 60%। तो जब बच्चे होने लगे तो अगेन जो पुअर क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस है उनकी डिमांड कम होने लगी। भाई लोग तो जाते इसीलिए ना कि आपको डिग्री मिले और डिग्री के बेसिस पे आपको जॉब मिले। जो तो एंट्रेंस पे पारदर्शिता, एग्जिट पे पारदर्शिता, और फिर बीच में जब वो रह रही हैं तो हम लोगों ने क्या किया उसके पीरियड के लिए कि हमने
एक नर्स को क्या-क्या कॉम्पिटेंसी चाहिए था और 2 बातें इसमें ज़रूरी है सोचने। एक तो एकेडमिक नॉलेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक नर्स के लिए है कि उसकी स्किल है। जैसे आईवीआई को प्रैक्टिकल ठीक से प्रैक्टिकल है। तो इनका प्रैक्टिकल ये जो कंबाइंड एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम जो ले रहे हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल का भी एलिमेंट है नहीं, और कौन कंडक्ट करे? एंट्रेंस पे तो प्रैक्टिकल का नहीं है, लेकिन एग्जिट पे प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन है। एग्जिट का है। 30% ओके। 30% थ्योरी का है और 30% के करीब प्रैक्टिकल का है। जी। नहीं, लेकिन जब ये जॉब्स में जाती है, जैसे गवर्नमेंट में जब जॉब्स मिलता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस में भी कोई प्रैक्टिकल भी लिया जाता है एंट्री के टाइम पे? अभी जो हमारी नियमावली है उसमें कोई प्रैक्टिकल का नहीं है व्यवस्था, हाँ। लेकिन हमने जो चेंज किया है रिक्रूटमेंट रूल्स, हमने ये कहा कि 70% आप एग्जाम थ्योरेटिकल बेस्ड लेंगे और 30% क्वेश्चंस तो पेपर बेस्ड होगा, लेकिन उसमें सिनेरियो क्लिनिकल के साथ ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई स्प्लीन कहाँ है या स्प्लीन को डिफाइन करो या लीवर क्या है, लीवर के फंक्शंस को बताओ। आपको ये कहेगा कि एक आदमी आपके पास आया है, उसकी सांसें इस तरीके से चल रही है, पल्स इतना है, अब आप क्या करो? ओके। तो 30% ऑफ द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। तो जिसके पास वो स्किल नहीं है, जिसने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, उसके लिए वो क्वेश्चंस आंसर करना इम्पॉसिबल राइट। है। तो ऐसा हमने किया है। और एक और बात मैं बता दूं, अगर आप देखेंगे कि आईटी में जब प्रोफेशनल्स की बूम आई थी तो आपने एक सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की थी, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम्स इंजीनियर, एनआईआईटी, एपटेक, इसकी जावा में ये प्रोफिशिएंसी है, इसकी नेटवर्किंग में ये सिस्को सर्टिफाइड इंजीनियर। तो हमने उसी पैटर्न पे एक अब हम एसजीपीजीआई में एक असेसमेंट सेंटर बनाना चाहते हैं। अगर आप देखें, और ये आइडिया हमने अभी जो हमारी नर्सेज अब्रॉड जाती है, कनाडा जाती हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उनकी स्किल को टेस्ट करने के लिए उनको एक दिन एक असेसमेंट सेंटर पे बिठाते हैं। और असेसमेंट सेंटर में हम क्या करते हैं कि उसको कहते हैं ऑब्जर्व स्ट्रक्चरल क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ओएससीई। उनको ये कहा जाता है जैसे कि साहब एक इमरजेंसी में पेशेंट आया है, इसको सीपीआर दे के दिखाओ, सामने दिखाओ, और वो मैनिकिन्स वगैरह लगे रहते हैं, वो तो अब वो सही जगह सीपीआर, पहले वो सीपीआर समझती है कि नहीं, वो सही जगह सीपीआर दे रही है, उसको जितना प्रेशर लगाना है वो प्रेशर लगा रही है, लेकिन तो ऑटोमेटिक उसकी स्किल टेस्ट होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक नर्स के 64 कॉम्पिटेंसीज को आइडेंटिफाई किया है कि एक नर्स को होने के लिए कौन सी 64 कॉम्पिटेंसी जो नर्सिंग काउंसिल के सिलेबस है, और उसमें से 10-15 कौन सी क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज है, वो हमने जितने एम्प्लॉयर्स है, जैसे वेदांता है, पोलो है, इन लोगों से बात किया कि साहब आप बताइए कि आप जिस नर्स को रिक्रूट करते हैं उन्हें क्या मेन चीजें चाहिए। तो वो ये कहते हैं साहब उनको कैथेटराइजेशन करना आना चाहिए, उनको आईवी लाइन लगाना आना चाहिए, उनको ये आना चाहिए। तो उन 15 स्किल्स पे हम विशेष फोकस दे रहे हैं और उन 64 स्किल्स का जनरल कर रहे हैं। और हमने एक सर्टिफिकेशन के लिए, ताकि हर को स्क्रीनिंग ना करना पड़े, हम उसको प्रॉपर इंडिपेंडेंट असेसमेंट सेंटर के रूप में एसजीपीजीआई में पहला, और मेरा तो ड्रीम ये है कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर यूपी में ऐसा एक असेसमेंट सेंटर बने, और वो सेंटर फिर सभी एम्प्लॉयर्स को हम शेयर कर देंगे, जिससे कि किसी नर्स को जिसकी स्किल लेवल हाई है उसको मार्केट में ज्यादा वेजेस राइट। तो ये इंसेंटिव होगा स्किल बढ़ाने। नहीं, तो इसके लिए कोई जहाँ पे अलावा इसके की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई इस तरीके का और भी, जैसा आपने कहा कि यूपी को एक हब बनाने का प्लान है, तो ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट सेटअप अपना बना रही है क्या, ये या इन्हीं को प्राइवेट कोई कहा है कि एनहांस करें अपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन? जी, दोनों जगह पे काम हो रहा है। एक तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट में जनरली क्वालिटी बेटर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बड़े-बड़े अस्पताल होते हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज में 500-600 मरीजों का क्लिनिकल मटेरियल का अभाव नहीं होता है। गाँव में क्या होता है कि उनके साथ जो अटैच हॉस्पिटल होते हैं, या तो वो किसी से संबद्धता ले लेते हैं, या उनके पास अगर अस्पताल 100 बेड का इंफ्रास्ट्रक्चर ही दिखा भी देते हैं, तो पेशेंट लोड कम होता है। तो वो चीजें हम लोगों ने किया है इसमें। पहला तो हमने ये किया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जहाँ नर्सिंग कॉलेजेस नहीं थी, वो मैंने आपको बताया कि हम एक्सपैंड कर दिए। तो उससे एक अच्छी क्वालिटी के नर्सेज का सप्लाई बढ़ेगा।
दूसरा, हमने प्राइवेट कॉलेजेस के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स खोल दिए। यानी जैसे आप लखनऊ में देखें, राम मनोहर लोहिया में 1600 बेड और हमारे पास नर्सेज के लिए 100 बेड की आवश्यकता है, तो हमारे पास 1500 बेड है। तो हमने ये कहा कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हमसे हमारे पास अपने बच्चों को क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहता है तो हम उनको ले लेंगे और हम हमारे पेशेंट्स के साथ वो काम करें और धीरे धीरे उनका स्किल, मेंटरशिप में उनका स्किल भी इंप्रूव हो जाएगा। ये दूसरा काम हमने किया। तो ये तो जो पढ़ रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपने ओपन किया है, जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी पास आउट नहीं हुए जी, उनके लिए किया है। और अब हम एक तीसरा काम जो अब करने वाले हैं, और इसके लिए हमने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से बात की है कि हम अपने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में या सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में स्किल लैब्स एस्टैब्लिश करके जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि अगर आपको अपना स्किल एनहांसमेंट करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, जैसे किसी को ऑप्स ट्रेनिंग में स्पेशलाइजेशन करना है, उससे रिलेटेड हम कोर्स मटेरियल स्किल अपग्रेडेशन के लिए भी चलाएंगे। तो इसका हम लोगों ने एनएसडीसी से हमारी बात हो गई है एंड दे हैव एग्रीड टू एस्टैब्लिश 4 स्किल डेवलपमेंट सेंटर व्हिच विल देन जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को ट्रेन करेंगे। और लास्टली जो हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है व्हिच प्रोड्यूस ऑलमोस्ट 90% 95% ऑफ माय नर्सिंग स्टूडेंट्स, नर्सेज उस वहां से निकलती हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान बहुत बनाना जरूरी है। तो हमने इसमें क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ टाई अप करके हमारे 700 इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे यूपी में। एंड आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि यूपी इज द ओनली स्टेट टुडे इन द होल कंट्री व्हिच हैज गॉट एक्रेडिटेशन फॉर ईच ऑफ दीस 700 कॉलेजेस। और उनको 5 ग्रेड्स में वर्गीकृत किया गया है, ए, बी, सी, डी एंड ई। जो ए है वो सबसे अच्छी। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ए रेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ जो नीचे के लोग हैं, सी, डी, बी, उनको लगा रहे हैं कि भाई आप इनको ट्रेन करिए, इनकी स्किल बिल्ड करिए सो दैट इनके भी प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव। लेकिन आप जानते हैं किस तरीके से जो आम धारणा यह है कि यूपी में जितने खासतौर से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड और नर्सिंग से हो, पर्टिकुलरली प्राइवेट के बारे में बड़ी पुअर रेपुटेशन है कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है। उससे अगर लोग पास आउट होंगे, और क्योंकि जिस तरीके के लोग इसमें एंटर हो रहे हैं इंस्टीट्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, तो उनको कोई क्वालिटी से ताल्लुक नहीं। तो इसमें कैसे चेक कर रहे हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव हो? क्योंकि ये तो नोन फैक्ट है कि बहुत ही सब स्टैंडर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए, 2-3 बातें मैं कहना चाहूंगा। अगर आप देखें तो लगभग 350 नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हैं यूपी में और 350 के करीब आपके बाकी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन। 350 में करीब 10% ऐसे हैं जो कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, उनकी क्वालिटी आउटस्टैंडिंग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 10% की 10%। और 10% ऐसे हैं जो जिस तरह के आप बता रहे हैं, अधिकांश बी, सी और डी में है, बीच में है कहीं। और उनमें हम ये एक माहौल क्रिएट करते हैं कि भाई ऊपर जाने से आपको फायदा है, तो कई सारे लोग उधर जाएंगे। और जब मैंने ये एक्रेडिटेशन की एक्सरसाइज किए हैं तो मुझे कोई बता रहा था कि जितने मैनेक्विन्स यूपी में पिछले 1 साल में खरीदे गए हैं, उतना शायद पूरे पिछले 20 सालों में खरीदे गए। क्यों? क्योंकि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया वाले जा रहे हैं, देख रहे हैं। और एक बात और हम लोगों ने की है जो बहुत अलग है, जो और कहीं नहीं हो रहा है, कि हम जो इंस्टीट्यूशंस की ग्रेडिंग कर रहे हैं वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर नहीं कर रहे। हमने उसमें मैं अभी यही पूछना चाह रहा था। हाँ, तो 100 नंबर की अगर टोटल क्वालिटी की ग्रेडिंग है तो केवल 30 नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, 30 नंबर प्रोसेस पे है कि भाई उनका जो लैब प्लांट है वो ठीक बना है कि नहीं, क्लिनिकल रोटेशन प्लांट ठीक बना है कि नहीं, वो रजिस्टर्स वगैरह मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं जो उनको मेंटेन करना चाहिए। 30 नंबर इस पे और 40 नंबर और उनकी फैकल्टी कैसी है? क्योंकि
यहाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज में भी थर्ड रेट फैकल्टी रख ली जाती है प्राइवेट कॉलेजेस उसी द्वारा। पे उसी पे आ रहा हूं। तो 40 नंबर इस बात पे है कि 2 रैंडमली सेलेक्टेड फैकल्टी और 2 रैंडमली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि साहब ये प्रोसीजर आप करके दिखाइए। वो मैनिक्विल्स पड़े हुए हैं उनके सामने और उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। और अगर 10 स्टेप्स उसको करना है, जैसे मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर लेना है, तो कहाँ पे लगाएंगे, किस उस पे लगाएंगे, कैसे उसकी रीडिंग लेंगे, तो वो सारी बात कोहनी मुड़ी तो नहीं है। तो उसमें 10 हाँ, आइटम है, 10 में से अगर 8 वो सही नहीं कर रही है तो उसको 0 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ऐसे कई ओके, कॉलेजेस हैं सारे जिन, तो इसमें बात क्वालिटी की केवल ये नहीं है कि आप अपने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर लीजिए। ठीक है। आपके नहीं, स्टूडेंट्स कैसे हैं, आपके टीचर्स कैसे हैं, बिकॉज़ अगर टीचर्स अच्छे नहीं है तो स्टूडेंट्स डेमोंस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। चलिए ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरीके की एक्सरसाइज बड़ी रेयर होती है या देखने को नहीं मिलती कि जहाँ जो एजुकेशन सुने प्रोवाइडर है उसकी क्वालिटी नहीं, देखी जाए। ये बड़ा अच्छा किया आपने। लेकिन ये बताइएगा आप कि कितनी आज की डेट में, एज इट स्टैंड्स टुडे, कितनी आपके यहाँ नर्सेस की रिक्वायरमेंट जो जो है, कितना शॉर्टफॉल है, कितनी कमी है यूपी के अंदर? सर आज की डेट में हमारे पास लगभग 1,12,000 के आसपास नर्सेज रजिस्टर्ड हैं ओके। और दैट फॉर्म्स 0.6% ऑफ दी 0.6 पर थाउजेंड। तो अगर हमें अगर हम ये माने कि 5 गुना हमारा बढ़ना है, 3 अगर डब्ल्यूएचओ के मानक पे, केरल के मानक पे तो अभी हम नहीं चलिए, हाँ, केरल के मालक नहीं जा सकते। उस मानक पे भी पहुंचना है तो सवा सवा 1,10,000 नीड्स टू गो टू 5,50,000, यानी 4,40,000 केवल 3 का मानक पूरा करने के लिए। लेकिन अगर आप देखें आसपास के राज्यों को देखें, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, सब जगह शॉर्टेज है। तो हम ना केवल यूपी के लिए बल्कि और राज्यों के लिए भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें स्कोप जो है इमेंस है, मतलब इसमें कहीं संख्या जितना हम प्रोड्यूस करेंगे सब कहीं ना कहीं नौकरी पाएंगे। लेकिन और सवाल कितना आपके पास जो अवेलेबल जो कॉलेजेस हैं आज की डेट में, जो एस्टैब्लिश हो चुके हैं, इनसे हर साल कितने लोग ट्रेन होकर के पास आउट? अभी तो नए नए खुले हैं, अभी तो 3 साल की हाँ ट्रेनिंग होती है, आई गेस 3 साल की है ट्रेनिंग। तो हाँ या जीएमएससी तो अभी ये टारगेट अचीव करने में, इसका मतलब है कि एटलीस्ट अगर ले चले तो कम से कम 6 साल से लेके 9 साल तक लगेंगे। जी, ये अनफॉर्चुनेटली जैसे भी अगर आप देखें, दुर्भाग्यवश एक मेडिकल प्रोफेशनल प्रोड्यूस करना ये टाइम टेकिंग काम है। इट इज नॉट एन ओवरनाइट जॉब, इसमें कोई मैजिक हाँ, वॉन्ड नहीं बिल्कुल है। पर दो बिल्कुल। बातें हैं, एक तो संख्या तो हम बढ़ा सकते हैं, हम प्राइवेट लोगों को और लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन संख्या जब तक क्वालिटी के साथ नहीं आए तो उस संख्या का कोई मतलब नहीं। दे आर एज गुड एज नहीं, अनफिट। नहीं, जैसा आपने शुरू में कहा, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बना दिए, और जिस तरह, वही मैं कहना चाह रहा था कि जो मेडिकल कॉलेजेस बना दिए जाते हैं सिर्फ बिल्डिंग के को बढ़ा चढ़ा करके, और वहाँ फैकल्टी की कमी होती है, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ की कमी होती है, लेकिन उसको कह दिया जाता है सब मेडिकल कॉलेज बन गया। तो वही चीज इसमें भी अप्लाई होती है। तो जब तक ये ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से नहीं चलेंगे, आप डोंट यू थिंक कि जरूरत इसकी है कि जब एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है तो उसकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी हो उसी वक्त, जिससे कि ठीक है, आपने कहने को 10 बना दिए, लेकिन अगर उनमें सभी कमी है, हर एक चीज में कमी है, तो कैसे वो एक आइडियल सिचुएशन में आएगा? वो भी मैं आपको बताता हूँ। इंस्टीट्यूट का जो एफिलिएशन सिस्टम होता है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, उसका जो रिन्यूअल सिस्टम होता है उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, वो भी एक अंग है मिशन दिलाने का। अच्छा, और वेरी नाइस। मैं आपको इसमें बताऊं कि उसमें भी हमने कई इनोवेशन किया। पहले क्या था कि कोई इंस्पेक्टर जाता था, रिपोर्ट कुछ लिख के दे देता था, उसके ग्राउंड से रिलेशन था या नहीं था, बहुत मुश्किल था उसको चेक करना। तो अब जो हमारे एसएसएफ जाते हैं वो बॉडी कैमरा लेके जाते हैं, उसके वो एक जैकेट होता है जिसमें बॉडी, तो जब वो इंस्पेक्शन कर रहे होते हैं उसका लाइव हमारे पास यहाँ पे ओके, लखनऊ में आता है। तो अब जो ओके। वो पहले बेईमानी करने की बात थी वो काफी हद तक उसमें कम हो गया। नंबर एक तो ये इनोवेशन है। दूसरा क्या किया ये है तो बड़ा आप देख, ये तो बड़ा अच्छा इनोवेशन है, कि और यूपी जैसी जगह में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि और भ्रष्टाचार और इस तरीके की चीजें, ये तो आपने बड़ा अच्छा आइडिया किया। अच्छा, वो कैमरा, बॉडी कैमरा लगा रहता है?
और आप जानते नहीं है कितना प्रेशर इसमें हमें झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी चूंकि शासन का और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से इसमें गहरा कमिटमेंट था कि नहीं हमें क्वालिटी चाहिए, किसी भी लेवल पे कोई सिफारिश आपको सुनने की जरूरत नहीं है, जो मानक नहीं पूर्ण करेगा उसको हम लाइसेंस नहीं देंगे। ये हाँ, दूसरी क्योंकि बात। कॉलेजेस तो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों के होते हैं, तो बड़ा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा होगा इसमें। लेकिन हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली कर लिया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि आज यूपी ही एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जिसमें 100% एक्रेडिटेशन हम लोगों ने कर दिया। और चौथी बात ये है कि आप कैसे भी चलाइए कॉलेज, कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय मुझे आपकी टेस्टिंग लेनी है, किसी नर्स को लाइसेंस मिलने से पहले हमें टेस्ट करना है। अगर हम वो टेस्ट फेल कर दें तो क्या है कि 1-2 साल तो आप बच्चों को बेवकूफ बना लेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आपका आने लगेगा और बच्चे फेल होने लगेंगे, और जैसा मैंने कहा कि 40-40% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो ऐसे कॉलेजेस के प्रबंधकों पे अब दबाव पड़ रहा है बच्चों का। तो हमने एक डिमांड क्रिएट किया क्वालिटी का, भाई आपको फीस वो इसलिए दे रहा है कि उसको डिग्री चाहिए। डिग्री हम तभी दे रहे हैं जब आप उस लायक हैं। तो ये जो पिछले 2 सालों से एग्जाम्स में शुचिता आई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि देयर इज अ वो एक डिमांड क्रिएट हो रहा है। और कई जगहों पे मुझे शरीफ जी बताते हुए कोई संकोच नहीं है कि सर फुटबॉल हुई है स्टूडेंट्स में और मैनेजमेंट में। उन्होंने कहा था कि भाई हमने तो डिग्री के लिए आपको पैसे दिए, और वो कह रहे हैं साहब अब हमारा कुछ चल नहीं रहा है क्योंकि एग्जामिनेशन साफ सुथरे हो रहे हैं, तो हम कोई आपकी मदद कर नहीं सकते, वो कैमरा के अंदर एग्जाम हो रहा है। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मल्टीपल स्टेजेस पे हम लोगों ने ये इंटरवेंशन किया है ताकि जहां कहीं भी वो वीक लिंक्स है, उन सारे वीक लिंक्स को हमने इसमें सोचा है। सो इट इज नॉट अ स्मॉल इंटरवेंशन, इट इज एन इकोसिस्टम लेवल इंटरवेंशन। नहीं, ये पूरे तो बड़ी प्रदेश अच्छी। ये पायलट नहीं है साहब, ये पूरे प्रदेश में पूरे स्केल में इसको हमने इम्प्लीमेंट किया। एक चीज हमें ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने इतना ये एफर्ट किया है, इसके बावजूद भी ऐसे कहानियां सुनने को मिलती हैं कि लोगों ने जो है ये जो नर्सिंग कॉलेजेस हैं, बगैर स्टूडेंट के कुछ किए वो डिग्रियां भी दे देते हैं, क्योंकि पैसा लिया है तो इसलिए डिग्री बांटनी है। अब ये ठीक है, आप बाद में उन्हें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो जो अच्छे नहीं, लेकिन इसको चेक करने में कोई सक्सेस मिली आपको? देखिए, मैं 3 आपको बातें बताऊंगा जिससे मुझे लगता है कि हमें कुछ प्रारंभिक सक्सेस मिल रही है, सफलताएं मिल रही है। पहली बात, मैं कन्नौज की बात कराऊंगा, जो हमारा जहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें साथ साथ में नर्सिंग कॉलेज भी साथ में। जब मैं वहां गया तो वहां के प्रधानाचार्य ने मुझे बताया कि फर्स्ट ईयर में इनके एमबीबीएस का सिलेबस और जो नर्सिंग का सिलेबस है मोरलेस कॉमन है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी वही पढ़ाते हैं। तो उन्होंने बताया कि साहब इतनी अच्छी नर्सिंग स्टूडेंट्स हमें मिली हैं जो राम मनोहर लोहिया सॉरी अपने अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी से एडमिशन प्रोसेस से आई, कि वो दोनों एक ही क्लास में एक ही मेंटल लेवल के साथ पढ़ रहे हैं, और एक ही क्लासरूम में साथ साथ पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दे हैव देयर अच्छा। इज वेरी लिटिल गैप, बहुत कम गैप बचा है जो एमबीबीएस नीट क्वालिफाइड है और जो नर्सिंग में हमारे जो बच्चे एंटर किए हैं। पहला जो तो कंबाइंड एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं। कंबाइंड एग्जाम के थ्रू आ रहा है। दूसरा, जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस के मालिकान मुझे बताते हैं कि पहले एक फिनोमिनन होता था नॉन अटेंडिंग नर्सेस, कि हम कॉलेज गए नहीं लेकिन हमें घर बैठे डिग्री मिल जाए। यूपी से वो प्रक्रिया समाप्त हो गया, और ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो हमारे बॉर्डर पे इंस्टीट्यूट है नर्सिंग कॉलेजेस, वहां के नहीं, एक्चुअली समाप्त हो गया, ये सिर्फ कागज पे, ये जो मिसयूज था, ये एक्चुअली समाप्त हो गया है, सिर्फ कागज पे समाप्त हुआ है। तो यही बताना चाह रहा था कि जो नर्सिंग कॉलेजेस के मालिकान मुझे कंप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स अब हमारे यहाँ नहीं बल्कि नेबरिंग राज्यों में जाने लगे, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा तो उनको पास हम करा नहीं पाएंगे। तो ऐसी संख्या में जो बच्चे हैं या जो पेरेंट्स हैं जिसको इस तरह की डिग्री चाहिए, वो गए, और उनकी मांग ये थी, जिसको हम लोगों ने स्वीकार कर लिया, कि जो नेबरिंग स्टेट्स के बच्चे जब पास आउट होके रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उन्होंने कहा कि यूपी में तो आपने पढ़ाई की व्यवस्था लागू कर दी, तो जो नेबरिंग स्टेट्स के बच्चे आएंगे उनके रजिस्ट्रेशन से पहले आप इसी लेवल का एग्जामिनेशन उनकी भी कर दीजिए।
और ये हम लोगों ने ऑफिशियली इसको एक्सेप्ट कर लिया, नर्सिंग काउंसिल से हमने परमिशन भी ली। अच्छा, तो ये दो इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं जो हम ये रिफॉर्म एफर्ट्स कर रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ हमें सफलताएं भी मिलती। चलिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस तरीके के चेक्स एंड बैलेंसेस आपने लगा दिए हैं, और जो अंग्रेजी की कहावत है वेल बिगन इज हाफ डन, तो अगर यही मान के चलें तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बिगड़ा हुआ यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था रही है, और उसमें स्पेशली जो हॉस्पिटल केयर की, जिसमें नर्सेस का सबसे ज्यादा अहम रोल होता है, उसमें आने वाले सालों में फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये बात कि ओवरनाइट चेंजेस नहीं हो पाते हैं, लेकिन अगर अच्छे से हो रहा है और इसी स्पिरिट के साथ आगे भी चलता रहा, ये मैं बहुत बड़ा इफ लगा रहा हूं कि अगर ये मेंटेन रहा, सस्टेन रहा, तो जरूर यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प होगा, बशर्ते इस मोमेंटम को आगे मेंटेन किया जाए। आपका हमारे साथ आज इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार।